80-20 series. In this series, we are going to discuss 80% of UPSC Polity Prelims syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with the less. Episode 19, in which we are going to discuss parliamentary committees. बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट डिस्कशन रहेगा पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर. अभी तक यूपीएससी ने पिछले 30 साल में 30 इयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, चलिए देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2001 का ये क्वेश्चन है. In what way does the Indian Parliament exercise control over the administration? कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करता है ओवर द एग्जीक्यूटिव? दिस इज द थीम जो हमने पहले भी बहुत एपिसोड्स में देखी है, और इसका आंसर क्या रहने वाला है? थ्रू कंसुलेटिव कमिटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, बाय मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, एंड बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स. सबसे गलत स्टेटमेंट इस चारों में से है, वो है ऑप्शन डी, कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स. रिट्स इशू करने का प्रॉपर्टी प्रिंसिपल किसकी है? इशू रिट कर सकता है आपके कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, उन्हें इशू रिट्स करने की है, तो ये तो बिल्कुल गलत है. बाय मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटर सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ठीक है, ये एक नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं है कि कंट्रोल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. ये काफी नॉर्मल है और इसका कोई फॉर्मल वैसे तरीका नहीं. थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटी इज द करेक्ट आंसर. थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. थ्रू कंसुलेटिव कमिटीज, ठीक है, इससे भी ये भी एक प्रॉपर कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है. डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में. कंसुलेटिव कमिटीज क्या होती है? दीज आर इनफॉर्मल फोरम्स constituted by the Ministry of Parliamentary Affairs for discussion between ministers and MP. They do not have a formal power of scrutiny and control that statutory parliamentary committees possess. ठीक है, तो वो इनफॉर्मल वे है एक कंट्रोल करने का, कंसुलेटिव कमिटीज. Whereas periodic reports, while administration do prepare reports, these are the part of the internal administrative process. Parliament's control is exercised only when it scrutinizes these reports, which is typically done through the parliamentary committee system. Compelling the issue of the writs, issuing writs like habeas corpus and mandamus is judicial power exercised by the Supreme Court Article 32 and the High Court under Article 226, not a legislative power of the Parliament. So आपको फ्यूचर के लिए दिमाग में रखना है, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज आपके इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर दी एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप कंसुलेटिव कमिटीज कर दो, कमेटी देख के फटाफट, बट थोड़ा सा पेशेंस से चारों ऑप्शन पढ़ के फिर ही डिसीजन लेना है. ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट 2014 का ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? में से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? ठीक है, तो इसमें कोई तुक्काबाजी ट्रिक कुछ नहीं लगेगी, सीधी सीधी बस दिमाग में रखो, आपको रटने वाली चीज है, नॉलेज पता होना चाहिए. द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ठीक है, वो एक लार्जेस्ट कमेटी है, सबसे लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स. इसके बारे में एक यूनिक फीचर और है जो हम आगे अभी दिखने वाले हैं, आगे के फर्दर पीवाईक्यूज के अंदर वो यूनिक फीचर भी आपको पता चलेगा. ठीक है, तो एक यूनिक फीचर तो ये है कि एक लार्जेस्ट कमेटी है. दूसरा की फैक्ट जो हम आगे पीवाईक्यू में देखेंगे, और अब हमारा कर्तव्य बनता है इन सब कमेटीज को भी एक बार देखें. पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड कमेटी ऑन पिटिशन. तो पब्लिक अकाउंट को तो और पब्लिक अंडरटेकिंग को हम फाइनेंशियल कमिटीज के साथ देखेंगे, बट कमेटी ऑन पिटिशंस को अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे. सो कमेटी ऑन पिटिशन की बात करते हैं. द कमेटी ऑन पिटिशन इज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा दैट एग्जामिन पिटिशंस सबमिटेड बाय द सिटीजंस. ये बात याद रखना, petitions submitted by citizen on matters of public interest related to legislation, administration and grievances. Brief description क्या है? It consider petition presented to the house and examine their merits. It can suggest remedial measures, recommend changes in the laws and administrative actions. The committee does not decide the case like court, it only make recommendation. It act as an important link between the citizen and the parliament. इसका कॉम्पोजिशन होता है, लोकसभा में 15 मेंबर्स एंड राज्यसभा के 10 मेंबर्स. मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो आपको कमेटी ऑन पिटिशन को ध्यान में रखना है. पहली चीज, सिटीजंस के जो पिटिशंस है उनके बारे में ये पूरा देखता है कमेटी ऑन पिटिशन. आपको फ्यूचर के लिए याद रखना, बिकॉज ये एक हमारा ऑप्शन बना हुआ है. तो कभी भी यूपीएससी एक ऑप्शन को पूरा क्वेश्चन बनाने का दम रखती है, तो हमें ये हमारा जिम्मेदारी है कि हमें इन ऑप्शंस को भी एक बार देख लेना चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सीखने वाला क्वेश्चन है. ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें
अक्सर एग्जाम के अंदर हम डर जाते हैं, बट यहाँ पे आपको पेशेंट के साथ और कामली जो है इनको हैंडल करना होता है। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ कमिटीज दी हुई है, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल कमेटी एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब ऊपर उनका कुछ फंक्शन दिया होगा, तो आपको पहचाननी है कि ये कौन सी कमेटी के फीचर्स है। सो विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस, पावर है इनके पास रेगुलेशन बनाने की, रूल्स बनाने की, सब रूल्स बनाने की, बायलॉज बनाने की। देखो इनको ऐसे मार्क करोगे ना तभी दिमाग चलेगा, इनको मार्क करना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन को रीड करना भी अपने आप में, रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये भी अपने आप में एक स्किल है, इसको भी आपको मास्टरी करनी होगी। कई लोगों को क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं आते, जब क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं आते तो आंसर कैसे देंगे। मोस्टली ये प्रॉब्लम सी सेट में देखी जाती है। सी सेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही यही होता है कि अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आप कर लोगे, क्वेश्चन का अगर मतलब ही नहीं समझ आया तो सी सेट में डिफिकल्टी। और सेम जीएस में भी कहीं ना कहीं ये रूल फॉलो होता है। सो एक ऐसी कमेटी है जो पावर है जिसको रेगुलेशन बनाने की, रूल्स बनाने की, सब रूल्स एंड बाय लॉज एक्सेट्रा कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेलीगेटेड, देखो वर्ड है यहाँ पे डेलीगेटेड, बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। ठीक है। सो कमेटी ऑन दी गवर्नमेंट अश्योरेंस, देखो इसमें कहीं अश्योरेंस की बात हो रही है, मतलब कुछ अश्योर कर रहा है ये तो कुछ पावर बता रहा है कि ये कमेटी है, ये काम करती है, इसमें लॉ बनाती है, रूल्स बनाती है, सब लॉज बनाती है, स्क्रूटनाइज करती है। और वो काम क्या है कि डेलीगेटेड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा उनको, और वो उसी डेलीगेट तरीके से उसका काम करती है। ठीक है, तो उसको डेलीगेट हुआ है कोई काम, तो अश्योरेंस तो यहाँ पे कहीं कोई एसेंस ही नहीं है, ये बात समझ आ रही है। अश्योरेंस का तो एसेंस ही नहीं है पूरी इस डिस्क्रिप्शन में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और अगर मैं रूल्स की बात करूं तो ये डायरेक्ट वर्ड दिया हुआ है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी यहाँ पे एडवाइस का कोई रोल नहीं है, कोई बताया ही नहीं कि एडवाइस हो रही है। यहाँ पे हो रहा है कि उसको काम है रेगुलेशन, रूल, सब लॉज, बाय लॉज ये सब बताना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दिक्कत होगी आपको बी और सी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रूल दिख रहा है तो आप सोचोगे रूल्स यहाँ बना रहे हैं तो रूल कमेटी होगी। ठीक है, और कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, देखो रूल्स के साथ एक बात और दी हुई है, वो है डेलीगेशन, कि इसको काम डेलीगेट किया गया है। अगर डेलीगेशन हुआ है इसका मतलब क्या है कि एक अथॉरिटी है और वो अपना काम किसी को डेलीगेट कर रहा है, तो वहां पे डेलीगेट क्या कर रहा है, रोल लॉ मेकिंग का काम कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब वो किसी के सबऑर्डिनेट में काम कर रही है और लॉ बनाने का काम कर रही है। तो ये दोनों कीवर्ड रूल्स प्लस डेलीगेशन, दोनों को अगर ध्यान से पढ़ा, सिर्फ रूल्स देख लिया तो आंसर सी कर दोगे, बट रूल्स के साथ ये डेलीगेशन भी देखोगे, मतलब ये दोनों वर्ड्स देखने जरूरी है, रूल्स प्लस डेलीगेशन। सो तब जाके आंसर हमारा निकलेगा ऑप्शन बी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये क्वेश्चन कामनेस के साथ करने वाले क्वेश्चन है, इनमें जल्दबाजी अगर अपनाओगे, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन देखा, या तो डरोगे या तो फाइट या फिर फ्लाइट, इन दोनों में से कोई एक चीज करोगे। तो प्लीज नहीं करना, कामली आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि कह क्या रहा है। कह रहा है ना ये डेलीगेशन, सिर्फ हम यहीं तक पढ़ लेते हैं रूल्स, तो भैया रूल कमेटी मारो खत्म। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना, एक एक कमेटी को समझो, अदर ऑप्शंस की जो रॉन्ग है उनको भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या काम है। अगर मैं गवर्नमेंट अश्योरेंस की बात करूं, ये कमेटी का क्या काम है, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग अश्योरेंस promises undertakings given by the ministers on the floor of the house। ठीक है, मिनिस्टर्स ने जो भी अश्योरेंस दी है, जो बड़ी बड़ी बातें की है, उसको, उन अश्योरेंस को देखने का काम है द कमिटी ऑन द गवर्नमेंट अश्योरेंस। इट डज नॉट डील विद द टेक्निकलिटी ऑफ लॉ मेकिंग, rules or bylaws. Instead, it act as a watchdog for the verbal or written commitments made by during the question hour or the debates to ensure executive actually follows through। ठीक है, की composition, it has 15 members in the Lok Sabha and 10 in the राज्य सभा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना, गवर्नमेंट एश्योरेंस करके एक कमेटी होती है। उसके बाद है रूल्स कमेटी, इसका क्या काम है, दिस कमेटी कंसीडर मैटर्स ऑफ इंटरनल प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस विद इन द हाउस। While the correct answer is subordinate relation, check the executive rule making. The rule committee checks the parliament's own rules। बात समझ आ रही है, एग्जीक्यूटिव के रूल मेकिंग को देखने का काम है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का, बट रूल्स कमेटी का काम है पार्लियामेंट के अपने ही लॉज को देखने का। ये माइन्यूट डिफरेंस है। इट रिकमेंड्स अमेंडमेंट्स
to the rules and the procedure of the conduct of the business to make house proceeding smoother. तो जो ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट के लॉज है उनको स्क्रूटनाइज करना, उनमें रिकमेंडेशन देना, उसके लिए काम है रूल्स कमेटी का। ठीक है, तो की अथॉरिटी इट ऑलवेज चेयर्ड बाय द स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरमैन इन द राज्यसभा। देखो, स्पीकर तीन ऐसी कमेटी है जिनको स्पीकर ही चेयर करते हैं, वो है आरजीबी, ये वर्ड याद रखना, आरजीबी, रूल्स कमेटी, ठीक है, फिर जनरल कमेटी, जनरल हाउस कमेटी एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, ये तीन कमेटीज ऐसी है आरजीबी, ये आप याद रख सकते हो, इनको हमेशा चेयर स्पीकर ही करेंगे, स्पीकर या चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह सकते हैं, वो ही करेंगे। ये बात बिल्कुल आपको दिमाग में फिट करके रखनी है। क्लियर? आई होप आपको जिस समझ आएगी। नेक्स्ट है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, अभी नाम लिया, is a timekeeper of the house. Its primary role is to recommend the allocation of time for various government legislative over the business. It has nothing to do with the content of legality of the rules. ठीक है, it simply decide the schedule, how many hours should be spent debating the finance bill. इस टाइप का काम है। Key fact, in Lok Sabha it consists of 15 members including speaker who is a ex officio chairman. अभी मैंने आरजीबी की बात की थी, उसमें बी जो है वो यही है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इन दी राज्यसभा एंड इट हैज 11 मेंबर्स। ये बात याद रखना है। क्लियर? तो क्योंकि ऑप्शन में जो कमिटीज का नाम आया है, फ्यूचर में उनसे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस रहते हैं यूपीएससी में, तो हमें उनको तो तैयार करना ही है। क्लियर? नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, पैक की बात हो रही है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, उनके बारे में तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। consist of not more than 25 members of the Lok Sabha. ठीक है, scrutinize appropriation and finance account of the government. ठीक है, examines the report of the Comptroller and Auditor General of India, कैग की रिपोर्ट को देखते हैं। ठीक है, आपको इतना पता है कि पैक एंड कैग ये दोनों की बड़ी गजब की दोस्ती है। कैग इनके लिए गाइड फिलोसोफर की तरह काम करता है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा कि पैक कमेटी है वो ही एग्जामिन करती है रिपोर्ट ऑफ द कैग, तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही होगा, तो एक स्टेटमेंट तो कट हो गया। ठीक है, एक हमें ट्रेंड पहले से पता है, एक एपिसोड में, अभी लास्ट एपिसोड में शायद हमने डिस्कस किया, नॉट मोर देन, ये मोर देन वाला जो टर्म है इसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको उस एपिसोड में भी बोला था कि मैं आपको पार्लियामेंट्री कमेटी का जब एपिसोड होगा उसमें आपको ये वर्ड फिर दिखाऊंगा, ये वही वर्ड है, नॉट मोर देन 25 मेंबर्स, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो अगर यहाँ पे गड़बड़ की है तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, फिर भी हमारी गाड़ी बी और सी, मतलब बी और सी के अंदर फंस जाती है। अब हमें थर्ड तो सही है, अब सेकंड को देखो, स्क्रूटनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फिनांस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सो अकाउंट रिलेटेड है तो काफी एप्लीकेशन बेस्ड है कि हाँ उसका ये एप्लीकेशन होगा, फीचर होगा, ये भी जनरली स्टेटमेंट सही होते हैं, तो आंसर होगा बी, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल उठता है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैंने sunset.in से इसका डिस्क्रिप्शन निकाला है, आप देखो कि एग्जैक्ट लाइन वहीं से यूपीएससी ने कॉपी की है, ये देखो, ये sunset.in, ठीक है, वहां से ये 10 पेज का डॉक्यूमेंट था पैक के ऊपर, तो मैंने वहां से लिया। अब ध्यान से देखो यूपीएससी कैसे कॉपी पेस्ट करता है। द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22 members comprising 15 members elected by Lok Sabha every year from the amongst its member according to principle of proportional representation by single transferable vote, and not more than 7 members of Rajya Sabha elected by the House in like manner, and prior to year 1954-55 the committee consisted 15 members who are elected by the Lok Sabha from amongst its member, but with the effect of the year 1954-55 7 members from Rajya Sabha also being associated with the committee. Till 1966-67, a senior member of ruling party used to be appointed as a by the speaker of a chairman of the committee. In 1969, however, for the first time, a member of opposition in the Lok Sabha was appointed as a chairman of committee by the speaker. This practice continues till date. The term of office members committee does not. इसके बाद क्या लिखा है, ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट, बट इतना याद रखो। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली यूपीएससी ने कॉपी किया है, और जैसे ही कॉपी किया तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये देखो, नॉट मोर देन 22 मेंबर्स कंप्राइजिंग, ये यहाँ पे नॉट मोर देन 25 मेंबर्स कर दिया, उस 22 को चेंज करके 25 कर दिया। ऐसे यूपीएससी खेलता है, ये बात याद रखना, क्योंकि उनके पास यही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है।
उनके पास कोई लक्ष्मीकांत थोड़ी है, वो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं बनाते, अगर आपका ये वहम है तो। ऐसा कोई उनके पास नहीं है, ये बुक वो दिमाग नहीं लगाते। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्यूमेंट्स है, एग्जैक्ट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि ये एक पर्टिकुलर फैक्ट यूपीएससी ने पहले भी पूछ रखा है, रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द कमिटी on the public accounts is appointed by the speaker of the lok sabha. The committee on public account comprises members of lok sabha, members of rajya sabha and few eminent person of industry and trade. अब देखो यूपीएससी ने क्या किया है, ये जब भी एंड आए ना तो उसके बाद थोड़ा आराम से पढ़ा करो, ये अपने मन से ही ऐड कर दिया, अ फ्यू एमिनिएंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, मतलब पार्लियामेंट का जो मेंबर्स पार्ट है वही इस कमेटी का, नाम से ही पता चल रहा है इसमें बाहर के लोग नहीं होंगे, ये विद इन पार्लियामेंट। ये जस्ट हमें बहलाने के लिए है, हमें इमोशनल करने के लिए, हमें भावनाओं में बहाने के लिए ये उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहीं तक था, ये उन्होंने अपने मन से ऐड किया है यहाँ पे, सो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, ये बात याद रखना। क्लियर, इस तरीके से वो खेलता है। अब ध्यान से इसको दिमाग में रखना है कि इस तरीके से वो गेम खेलता है। थोड़ा सा आराम से एंड के बाद पढ़ा करो, एंड देन इस टाइप के वर्ड्स हो उनको देखा करो कि वाइल, अनलेस, ये सब वर्ड जब कनेक्टिंग वर्ड्स है इनके बाद कई बार चीजें चेंज कर देता है वो, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ना है उनको, ये सीखना है हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब एक बार हम सारी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो फाइनेंशियल कमिटीज है, इससे यूपीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये टेबल अगर आपने दिमाग में रख ली तो आपको लक्ष्मीकांत से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तीन तो आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921, 22 members, 15 from Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. फ्रॉम लोकसभा ओपोजिशन चेयरपर्सन होते हैं मोस्टली, अगर मैं बात करूं लीडर ऑफ ओपोजिशन ही होते हैं इनके चेयरपर्सन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एक एपिसोड में देखा है। मेन फंक्शन क्या है, एग्जामिन कैक्स रिपोर्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स, सिग्निफिकेंस इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी हमने ऑलरेडी जानते हैं कि 30 मेंबर्स होते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि सिर्फ ये 30 मेंबर्स लोकसभा ओनली। ये बात वो यूनिक है जिसकी मैं बात कर रहा था, 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम दी लोकसभा ओनली, इसमें राज्यसभा का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। जो हमारी सबसे लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ये बात याद रखनी है। फ्रॉम लोकसभा, चेयरपर्सन एग्जामिन बजट्स, एस्टिमेट्स एंड सजेस्ट इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी, पॉलिसी इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, बजट रिलेटेड है ये। ठीक है, बजट रिलेटेड कमेटी है। ठीक है, बजट का काम, मेजर काम आपको पता है मोस्टली लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा का बहुत कम रोल होता है, तो आप उससे भी दिमाग में लगा सकते हैं। कमिटीज ऑन दी पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 1964 में बनी थी, 22 मेंबर्स है, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 राज्यसभा, फ्रॉम लोकसभा ओनली, ये सिर्फ लोकसभा से होता है, ये बात याद रखना। यहाँ पे लोकसभा ओनली, यहाँ भी लोकसभा ओनली। एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पीएसयूज, इंप्रूव पीएसयू परफॉर्मेंस, ये बात भी याद रखनी है। Next question. In India, which of the following review the independent regulator in the sectors like telecommunication, insurance and electricity, etc. तो इसमें से कौन से रिव्यू करते हैं इनमें से कुछ रेगुलेटर्स को? ठीक है, मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स है उनको कौन कौन रिव्यू करता है? In which of the following review the independent regulators in the sectors like telecommunication, insurance and electricity, etc. Ad hoc committees set up by the parliament, parliamentary department related standing committees, financial commission, finance commission, financial sector legislative reform commission and नीति आयोग। नीति आयोग थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक है, तो ये मेजर स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को, उनको जो है वो एज एडवाइस देता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, फिफ्थ तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं फाइनेंस कमीशन की बात करूं तो ये भी स्टेट एंड सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर क्या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फाइनेंस का, उस पर बात करता है, तो थर्ड भी आंसर नहीं होगा। सो आंसर होगा 1 and 2, एडहॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, दीज आर 2 कमिटीज जो ये काम करती है। ठीक है, इसमें भावनाओं में बहने का काफी ज्यादा चांसेस है, स्कोप है कि हम सोच लें कि भैया सब है, बट क्वेश्चन के आप इधर देखो, ऑल 5 नहीं हो सकते, ऑल 5 का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है।
कई बार लगता है कि सभी होंगे यार, ये क्यों नहीं होगा, बट ऑप्शन ही नहीं है, 1 2 3 4 5 ऑल तो है ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं तो कमियां हमें सोचनी ही पड़ेगी, सब में लॉजिक सोचना पड़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक है। सो अगर मैं एक एक बात करूं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन इंडिया सच एज टेलीकम्युनिकेशन ट्राई, IRDA, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी CERC आर प्राइमली रिव्यूड बाय द पार्लियामेंट्री कमिटी सच एज एडहॉक कमिटी सेटअप बाय पार्लियामेंट। ठीक है। टेम्पररी एडहॉक कमेटी होती है, जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक इशू, perceived scandals related to functioning and policy regulator. For instance, a JPC set up to examine matters related to the allocation and pricing of telecom license and spectrum. ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, दीज आर परमानेंट कमेटी। सो अगर मैं स्टैंडिंग कमेटी की बात करूं, दीज आर परमानेंट। देयर इज एडॉक कमेटी, नाम से पता चल रहा है एडॉक है मतलब टेम्पररी इन नेचर है। मिनिस्ट्री स्पेसिफिक कमिटीज होती है दैट रेगुलरली स्क्रूटनाइज द फंक्शनिंग बजट, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड बॉडीज अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट regulator win their review. ठीक है। why not other options, why other options incorrect? Because finance commission do not review or scrutinize independent regulatory agencies, primary function to recommend the distribution of financial resources between union and the state. फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की अगर मैं बात करूं, ये वन टाइम एक्सपर्ट बॉडी है टू सेट अप द रिव्यू एंड सजेस्ट चेंजेस टू द ओवरऑल लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द फाइनेंशियल सेक्टर, नॉट एन ऑनगोइंग रिव्यू मैकेनिज्म फॉर इंडिविजुअल regulator across all sector. Niti Aayog is a policy think tank, advisory body to the government. It provides strategic and technical advice but does not mandate for formal oversight or review the independent statutory regulator. इसका काम है एडवाइस देना, इसका काम ये नहीं है कि रेगुलेटर्स को एक एज अ वॉच डॉग देखना, वैसा काम नहीं है नीति आयोग का। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एथिक्स कमेटी पे पूछा है, ये भी पूछने का कारण है। ठीक है। सो एक मेंबर है आपकी तृणमूल कांग्रेस की, TMC की। ठीक है। तो उनके बिहाफ में मतलब उन्होंने एथिक्स कमेटी कुछ वायलेट किया था, एथिक्स इन द पार्लियामेंट। सो इसीलिए एथिक्स कमेटी न्यूज में थी 2024 में, इसलिए यूपीएससी ने पूछा। इसका मतलब क्या है कि आपको फाइनेंशियल कमिटीज तो हमेशा याद रखनी है, उसके बाद अदर जो कमिटीज है उनमें रटके नहीं रखना, बस हल्का हल्का पता होना चाहिए बेसिक्स। और फिर अगर कोई न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर में अगर कोई कमेटी है तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे एथिक्स कमेटी उस समय न्यूज में थी तो लोगों ने पढ़ के गए थे ये 2024 के अंदर, और एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा। इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, पता नहीं भाई एडहॉक हो सकती है, शायद पहले एक एडहॉक कमेटी हो बाद में एक परमानेंट बनी हो सकता है। Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of the member of the Lok Sabha. ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। ठीक है। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट ये बहुत लॉजिकल है, इट्स वेरी लॉजिकल। क्यों? क्योंकि जो मैटर अभी सब जुडाइज है उसको कमेटी कैसे ले सकती है? अभी तक तो उस पर यही नहीं पता कि वो क्राइम किसी ने किया है, अभी तो एलिगेशन है। तो एक एलिगेशन को कैसे क्राइम कैसे, जो सब जुडिस है उस मैटर को नहीं ले सकती, बिल्कुल सही बात है। जो जुडिशरी के अंडर है उस मैटर को नहीं ले सकती, बहुत ही लॉजिकल बात है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है काइंड ऑफ। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत नहीं होगा, ये तो सही है। सबसे सही अगर स्टेटमेंट तीनों में बात करूं तो वो थर्ड स्टेटमेंट है। अब 1 और 2 ज्यादा चांसेस है कि तीनों सही होने के चांसेस थोड़े कम है, तो ज्यादा ऊपर दो में से कोई एक गलत हो सकता है। और अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेटमेंट की कि ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट कर सकते, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर आपका लोकसभा राज्यसभा सब पार्ट है। ठीक है। इधर के मेंबर इधर आते हैं, इधर के मेंबर इधर आते हैं, क्रॉस एक दूसरी जगह पे बैठ सकते हैं। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर मतलब लोकसभा में नहीं आ सकता, लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है भाई। मिनिस्टर्स जाते हैं, इधर भी बैठते हैं, इधर भी बैठते हैं। तो ये इतना नैरो कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि भैया वही शिकायत करेगा अनएथिकल कॉन्डक्ट ऑफ लोकसभा। हो सकता है एक राज्यसभा का मेंबर भी अगर लोकसभा आया हो, उसको अगर ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम हुई हो, इशू आया हो, तो वो भी कर सकता है। मान लो मिनिस्टर जो फ्रॉम अपर हाउस है वो लोकसभा में बैठे थे और उनको लगा कि एथिक्स का वायलेशन हुआ है तो उन्होंने भी कर दिया हो, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो सेकंड अगर गलत है तो आंसर होगा 1 और 3। इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी, देयर इज हाई चांसेस कि हाँ शुरू में एडहॉक हो सकती है, उसके बाद परमानेंट बनी हो, और ये चीज समझनी है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि कहां पे प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट की गलत होने की। ठीक है। एक्सट्रीम सिर्फ ये नहीं कि ओनली देख के हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट देख के हटा दिया कि वी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। ईगो पे ले लिया तुमने कि नहीं नहीं ऐसे कैसे,
कोई नहीं ले सकती ये मैटर सब जुडिस में, ले सकती है। ठीक है, तो ये अगर जिद करोगे तो भैया पूरे क्वेश्चन का बेड़ा गर्क कर दोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एथिक्स कमेटी इन द लोक सभा was initially constituted as a ad hoc committee in 2000. Later, it became a permanent standing committee. Second, any person, including non-member of Lok Sabha, can make a complaint of unethical conduct against a member. The complaint should be addressed to the speaker and submitted through the another Lok Sabha MP, sometimes within affidavit. Okay, the rule that only a member can complain is false. Statement 3 is correct. The committee follow the general parliamentary principle that it cannot take up any matter which is in sub judice under judicial consent to avoid the interference with the ongoing legal proceedings. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस पूरे हमारे इसका। ठीक है, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन ही है। यस यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बट ये लास्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। इसने ना कंपैरिजन करवाया है पार्लियामेंट्री कमेटी को और कैबिनेट कमेटी को। दोनों ही कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटी का कॉन्सेप्ट अलग है, कैबिनेट कमेटी इसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो उनको ध्यान से पढ़ के समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, while members of Rajya Sabha are associated with the committees on public account and public undertaking, members of committees on estimates are drawn entirely from the Lok Sabha. अभी तो पढ़ा हमने कि एस्टिमेट्स जो सबसे लार्जेस्ट है और पूरे सारे मेंबर्स राज्यसभा से लोकसभा से ही होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. Yes, कैबिनेट कमेटी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, कैबिनेट मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है, कैबिनेट कमेटी। और ये मिनिस्ट्री है, पार्लियामेंट्री अफेयर की मिनिस्ट्री है, तो कैबिनेट ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मिनिस्ट्री। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट आपको आप कह सकते हो कि मतलब जो बहुत फ्यू मेंबर्स है वो लोगों के पास इतनी पावर है कि वो पूरी सरकार चला रहे हैं। सो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बिल्कुल उसके अंडर काम कर सकती है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटीज, काउंसिल, बोर्ड्स एंड कमीशन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वेरियस मिनिस्ट्री। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स। इसमें नॉमिनेट अलग अलग होता है, बट ये पर्टिकुलर में अगर हम देखें तो ये नॉमिनेट बॉडी है। तो ऑप्शन 1 2 3 ऑल आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में द एस्टिमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी विद 30 मेंबर ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम द लोकसभा, ये हमें पता है, और ये दोनों स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट है। ठीक है, अब समझो पार्लियामेंट्री कमेटी वर्सेस कैबिनेट कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट, वेयर एज कैबिनेट कमेटी इज एग्जीक्यूटिव। इट्स आप कह सकते हैं आपके एग्जीक्यूटिव कैबिनेट कमेटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट बाय स्पीकर चेयरमैन, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और कभी कोई मिनिस्टर भी हो सकता है। मेंबर्स एमपीज, यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं। टेन्योर यूजुअली 1 ईयर, यहाँ पे कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट इधर काम है, इधर पॉलिसी डिसीजंस। नेचर ऑफ पावर रिकमेंडरी, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है कैबिनेट कमिटीज। बाइंडिंग इफेक्ट, यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग, बट ये बाइंडिंग है, ये बात याद रखना, तभी ये स्ट्रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल है पैक और एस्टिमेट्स कमेटी, यहाँ पे एक इकोनॉमिक अफेयर आपके और अदर जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, ये सब। सो पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन्स, कैबिनेट कमेटी डिसाइड्स। सो बहुत पावरफुल होती है ये कमिटीज। सो ये भी एक ही बार क्वेश्चन पूछा है कैबिनेट कमेटी पे अभी तक, इसलिए मैंने इसी के साथ में ले लिया। तो आप कैबिनेट कमिटीज को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। कभी कोई पूछ ले तो वो अलग बात है, कॉन्सेप्चुअल है। कई बार डिफरेंस दोनों के पैरेलल ड्रॉ करके यूपीएससी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे इसमें बनाया है। दोनों को ही मिक्स करके क्वेश्चन बना सकते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये था एपिसोड 19, और नेक्स्ट एपिसोड 20 में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट